अगर प्रॉब्लम मन की है तो उसमें दवा कैसे काम करेगी। अगर आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उदासीनता लग रही है, तो अपने मन को मजबूत करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, विल पावर को बढ़ाओ। ये एडवाइस ज़्यादातर पेशेंट के रिलेटिव उनको देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ें कम नहीं होती। तो मेरे यहाँ पे क्लिनिक में पेशेंट्स मुझे हमेशा सवाल पूछते हैं कि अगर इंसान को मन में प्रॉब्लम है तो दवा उसमें कैसे काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं, डॉक्टर निशिकांत विभूते। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स, मतलब मानसिक दवाइयाँ किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता कैसे है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब उस इंसान का मन बराबर से काम नहीं कर रहा है, या उसमें ज़्यादा विचार आ रहे हैं, उदासीनता भरे विचार आ रहे हैं, भास हो रहे हैं, या कुछ रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बनने के लिए यूजुअली दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो उसका मस्तिष्क के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो रसायन बनते हैं, नेगेटिव रसायन बनते हैं। कभी कुछ रसायन ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर भास होने लगते हैं। तो ये हो गया मस्तिष्क का भाग। दूसरा उसके विचार, जो उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ में, आजू बाजू के वातावरण के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, उसने क्या सीखा है अब तक, उसका बचपन कैसे गुजरा है, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका साइकोलॉजी डेवलप होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और उसके माइंड के, मतलब ब्रेन के फैक्टर्स, इन दोनों की वजह से एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तैयार होता है। तो ऐसे जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तैयार होता है तो उसका ट्रीटमेंट में भी दो पार्ट इंक्लूडेड रहते हैं। पहला पार्ट साइकोलॉजिकल, जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से हेल्प होता है। जैसे एग्ज़ाम के रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसमें काउंसलिंग का पार्ट हेल्पफुल है। फैमिली में कुछ इंटर रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस है तो उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे साइकोथेरेपी, काउंसलिंग ज़्यादा अच्छे से काम करती है। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर में मस्तिष्क में रसायन का पार्ट ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव रहता है। जिस तरीके से हालुसिनेशंस, मतलब भास होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में निराशाजनक, उदासीजनक विचार, सुसाइडल थॉट्स आते हैं बिना किसी वजह से। सब एनवायरनमेंट में अच्छा चल रहा है, परवरिश भी अच्छी हुई है, फिर भी नकारात्मक विचार आते हैं। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल, मतलब ब्रेन में जो रसायन बन रहे हैं उनका एक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मेडिसिन्स का हेल्प लेना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है, ये आपने अभी देखा। तो मेडिसिन होता क्या है, मेडिसिन करता क्या है एक्चुअली, वो हम देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल मेडिसिन जब हम कंज्यूम करते हैं, एक इंसान लेता है, पेशेंट लेता है, तो उसमें से कुछ घटक ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन के अंदर के जो रसायन कम तैयार हो रहे हैं उनको बढ़ाते हैं, और जो अनावश्यक, बिना वजह के ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको धीरे धीरे कंट्रोल में लेके आते हैं। अगर निराशा और उदासीनता वाले विचार बन रहे हैं तो खुशी वाले रसायन जो दिमाग के अंदर के हैं वो धीरे धीरे मेडिसिन्स बढ़ाते हैं। भास वाले रसायन अगर बढ़ रहे हैं तो भास वाले रसायन कम करते हैं। इस तरीके से मेडिसिन दिमाग के अंदर के केमिकल्स को बैलेंस में लाने का काम करती है, तो जिससे इंसान का ओवरऑल सिम्टम्स कम होता है। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे के पास में आता है तब वो बहुत एक्यूट कंडीशन में आता है। एक्यूट मतलब ज़्यादा तकलीफ़ में आता है। तब ट्रीटमेंट दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक एक्यूट मैनेजमेंट, मतलब अभी जो ज़्यादा सिम्टम्स है उनको कम करना, उनके लक्षण में से उनको आराम मिलना चाहिए। घबराहट हो रही है तो घबराहट कम होनी चाहिए। अगर उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो परेशानी से रिलीफ देने के लिए मेडिसिन का कुछ पार्ट होता है।
और कुछ पार्ट होता है कि उसको लॉन्ग टर्म बेटर फील करने के लिए। अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए। तो जब इंसान एक्यूट फेज़ में से मतलब तकलीफ़ वाली फेज़ में से बाहर निकलता है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली जो भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उस ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पे वो दवा चलती है। तो किस ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, पैनिक सिचुएशन से या परेशानी में के एक्यूट स्टेज में से बाहर निकला है, तब उसके बाद दवा चालू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दवा उस इंसान के दिमाग के अंदर के जो पेशी है उनको मजबूत करने के लिए, उनके अंदर के नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके अंदर के जो नेगेटिव रसायन बनाने की जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, टाइम तक, उतना दिनों तक उसको दवा रेगुलरली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में देना ज़रूरी है। जब यहाँ पे इतना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलता है तभी जाके उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ताकत बढ़ने की संभावना होती है। ये सब रिसर्च से पता किया गया हुआ, ऑब्जर्वेशन से पता किया गया एक साइंटिफिक नॉलेज है। तो इस तरीके से जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है तो ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने के बाद में दवाई धीरे धीरे कम की जा सकती है। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो दवाई बंद भी की जा सकती है। अगर सिम्टम्स आते हैं थोड़े बहुत तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देनी पड़ सकती है, लेकिन दैट डिपेंड्स, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के अंदर में रिलैप्स की, मतलब फिर से उसी तकलीफ़ में उतरने की शक्यता कितनी तीव्र है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तीव्रता वो मस्तिष्क के टेंडेंसी उसके एक पर्टिकुलर जेनेटिक सेटअप की वजह से है। तो उस तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आगे कितना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट देना है। लेकिन यूजुअली एक पैटर्न में दवा देने के बाद में, कम करने के बाद में सिम्टम्स नहीं है तो दवा बंद होनी पॉसिबल है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर हम दवा नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या परेशानी होगी। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है और वो दवा नहीं लेता है तो उसकी निराशा बढ़ती जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या के विचार, काम पे न जाना, इन सब चीज़ों से उसका नुकसान होता है। अपनी सेहत का ख्याल न रखना, खाना पीना टाइम से नहीं, नींद बराबर से नहीं, तो इन सब चीज़ों से उसका नुकसान होता है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर है और उसको अलग अलग भास हो रहे हैं तो वो इंसान खुद के लिए भी खतरा बन सकता है, औरों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में ट्रीटमेंट देना एकदम ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ही, दवा ही उस सिम्टम्स को कम कर सकती है। सिर्फ समझा के, काउंसलिंग करके हालुसिनेशंस कम नहीं हो सकते, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो इसके लिए कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और मेडिसिन्स देना रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ये पता चलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, एक कंक्लूजन इसमें से हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन ब्रेन के अंदर का केमिकल इम्बैलेंस स्टेबलाइज करता है और ब्रेन को ग्रेजुअली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए हमको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। थैंक यू। 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब मानसिक बीमारियाँ कभी ठीक होती है कि नहीं, वो क्या लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और दूसरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है वो कभी ख़त्म होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसे गलतफहमी होती है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेंगी, वो कभी भी बंद नहीं होंगी। ऐसे एक किस्म का थॉट उनके मन में बना रहता है। तो इन सवालों के मैं जवाब दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और ये वीडियो किसी टाइप का प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो कृपया नज़दीक के साइकेट्रिस्ट या काउंसलर को ज़रूर मिलिए। तो हमारे क्वेश्चंस की तरफ मुड़ते हुए,
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये एक बहुत बड़ा टर्म है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सामान्य सर दर्द, छोटी छोटी बातों की चिंता, इससे लेकर वायलेंट बिहेवियर, हालुसिनेशंस, भास होना, कुछ लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं डिसऑर्गेनाइज तरीके से, वहाँ तक सारे डिसऑर्डर्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक बड़ा टर्म है और इस वजह से सभी डिसऑर्डर्स को एक ही मापदंड में तोला नहीं जा सकता, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका कॉज क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसका प्रोग्नोसिस क्या है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कॉज अलग अलग हो सकता है। वो कभी कभी हेरिडेटरी यानी आनुवंशिक हो सकता है, कभी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स मतलब बाहर से कोई तनाव आ रहा है और तनाव की वजह से हो सकता है, और उस इंसान का पर्सनल जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है उस तनाव को, उसके ऊपर भी उस डिसऑर्डर का होना और उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है। ड्यूरेशन और प्रोग्नोसिस किसी डिसऑर्डर का क्या होता है, तो वो डिसऑर्डर कितने वक्त तक रुकेगा, कितने वक्त तक वो बढ़ते रहेगा, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ों को हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स होती है जो कुछ एक लिमिटेड टाइम के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाती है, और कुछ डिसऑर्डर्स होती है जो ठीक होती है, फिर कुछ टाइम अच्छे से जाता है और फिर से ऊपर आती है। उसको हम बोलते हैं रिलैप्स होना, या बार बार उस तकलीफ़ का प्रेजेंट होना या वापस से आना। और तीसरा टाइप होता है कि दवा के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो डिसऑर्डर बढ़ते जाता है। तो ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर्स के ड्यूरेशन और प्रोग्नोसिस होते हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट का कोर्स भी वैसे डिपेंड करता है। तो अगर समझो किसी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कोर्स लंबा चलता है क्योंकि वो डिसऑर्डर ही वैसा है जो रिलैप्सिंग नेचर का है, जो जेनेटिकली डिकोड हो रहा है पीरियोडिकली, मतलब आनुवंशिक तरीके से अंदर है, और एक थोड़े थोड़े अंतर के बाद में उसका लक्षण बाहर आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट का कोर्स लंबा चल रहा है, कभी कभी थ्रू आउट द लाइफ भी चल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को थ्रू आउट द लाइफ ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। अब जो सवाल पहले पूछा था कि ट्रीटमेंट कभी बंद होता है कि नहीं होता है, तो ट्रीटमेंट बंद होने की पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे जो डिसऑर्डर ऐसा माइल्ड डिग्रीज में होता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक है, इनकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट लेने के बाद, काउंसलिंग लेने के बाद उस इंसान का एटीट्यूड में, बिहेवियर में, कॉन्फिडेंस में बदल होता है, उसके अंदर में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन से, एक्सपर्ट के ओपिनियन से धीरे धीरे ग्रेजुअली मेडिसिन कम होके बंद भी होती है। और ऐसे मेडिसिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बार बार रिलैप्स होगा या उसको तकलीफ़ होगा ही। अगर समझो बार बार रिलैप्स होता है तो रिलैप्स की टेंडेंसी हो तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, लेकिन वो उस वक्त तय किया जा सकता है। उसको हम नहीं बोल सकते कि थ्रू आउट द लाइफ उसको ट्रीटमेंट लगेगा। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिसऑर्डर के ऊपर। कुछ डिसऑर्डर्स है जिनको ज़्यादा ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, और वो भी टाइम टू टाइम जजमेंट लेके बता सकते हैं। अगर पेशेंट ठीक है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेडिसिन के डोज कम हो सकते हैं। अभी हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको पता चली, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पता चला, उसका ट्रीटमेंट का प्लानिंग कैसे बनता है वो पता चला। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ट्रीटमेंट का कोर्स कितना चलेगा इसके बारे में डरना नहीं है। उसके बारे में डर के हम डॉक्टर के पास में, काउंसलर के पास में जाना अवॉइड करेंगे, ये गलत बात है। अगर हमने ऐसे सोच के डॉक्टर को मिलना अवॉइड किया तो उसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अनट्रीटेड रह जाती है, अंदर ही बढ़ते जाती है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस ये कॉमन फैक्टर्स है अलग अलग फिजिकल डिसऑर्डर्स के भी निर्माण होने के पीछे। तो हमको हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रखने के लिए जो भी तकलीफ़ है हमको डॉक्टर को जाके या काउंसलर को जाके बताना चाहिए। थैंक यू। लोग बताते हैं कि उनको कभी कभी भास होते हैं, आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स
बार बार नकारात्मक विचार आना, सुसाइडल थॉट्स, ज़िंदगी जीने में कुछ मतलब नहीं है ऐसे लगना, ऐसे अलग अलग लक्षण उनको आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास में जाने के लिए अवॉइड करते हैं, साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स लेने के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन गलत धारणा उनके मन में घर करके गई है। वो है साइकोलॉजिकल मेडिसिन यानी मानसिक दवाइयाँ उनकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तो आज का हमारा सवाल है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स एडिक्टिव है क्या, उनकी लत लगती है क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। एक्चुअली साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स हर एक बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए इन जनरल बोलना मुश्किल होगा कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन की वजह से लत लगती है कि नहीं लगती है। मोस्टली 99% मेडिसिन्स नॉन एडिक्टिव होती है, उसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। हर एक इंसान के ऊपर उसकी सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसका डिसऑर्डर का टाइप, उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका कितना कोर्स होगा। बहुत बार लोग जिनको तकलीफ़ हो रही थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन है, और दवा चालू करने के बाद में डिप्रेशन कम होने लग गया, एंजाइटी थी, घबराहट, बेचैनी हो रही थी, और दवा स्टार्ट करने के बाद में एंजाइटी कम होने लग गई, अच्छा लगने लग गया, तो एक 10 दिन 20 दिन लेने के बाद में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद उनको फिर से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो वो बोलने लगते हैं कि अभी दवा से एडिक्शन हो गई, दवा के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए, हमारी ज़िंदगी दवा के ऊपर ही निर्भर हो गई। तो ये ऐसा बोलना गलत होगा, क्योंकि दवा ने अभी फ़ायदा देना जस्ट चालू किया था। दवा हमको सिम्टम्स से रिकवर कर रही थी, और धीरे धीरे हमारी दिमाग की ताकत, मस्तिष्क के पेशियों की ताकत बढ़ने वाली थी, और उसके बाद में दवा बंद करेंगे तो वो पॉसिबल भी होने वाला था। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया, थोड़ा बेटर लगने लग गया, तो दवा बंद कर दी। तो दवा बंद कर दी, जिसकी वजह से पहले के जो सिम्टम्स है वो वापस से आने लग गया, क्योंकि वो फिर अंदर से पूरा ठीक हुआ ही नहीं है, अधूरा ही ठीक हुआ है। तो ऐसा होने के बाद में ये एक गलत धारणाएं लोग फैलाते हैं कि दवा एडिक्टिव है, दवा के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। वेराज दवा दो तरीके से काम करती है। एक, शुरुआत में उस इंसान को लक्षणों से फ्री कराती है। जो भी लक्षण है, डिप्रेशन के है, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, वट एवर इज़ द डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी हो, उसके लक्षणों में से उसको पहले बाहर निकालती है। और फिर अगला रोल होता है दवा का कि उस इंसान को धीरे धीरे ताकतवर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उस इंसान के जो एंजाइटी या डिप्रेशन या जो भी सिम्टम्स है उसमें जाने की जो टेंडेंसी को रिड्यूस करना। तो वो रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दवा लेना पड़ सकता है। दैट डिपेंड करता है कि कैसा आपका प्रॉब्लम है। वो आपके साइकेट्रिस्ट ही बता पाएंगे कि उसका कितना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसके बाद में वो दवा कम होना पॉसिबल है। अगर आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और उसकी टेंडेंसी जो है फिर से उसी प्रॉब्लम में जाने की टेंडेंसी कम हो गई है, तो दवा कम हो सकती है। सो दैट वे ऐसा पॉसिबल है कि दवा धीरे धीरे बंद हो सकती है। लेकिन हम अगर स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिनों में बंद करेंगे, सिम्टम्स आने लग गए, तो हम बोलेंगे आदत हो गई, तो वो गलत बात होगी। हमको प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। दूसरी बात है कि साइकेट्रिस्ट लोगों की एडिक्शंस निकालने के लिए वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। साइकेट्रिस्ट आर फॉर ट्रीटिंग एडिक्शंस जैसे सब्सटेंस एडिक्शन, किसी को कुछ नशा है, दारू, तंबाकू, कोकेन, ब्राउन शुगर या नींद की गोलियां, ये सारी जो एडिक्शंस है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, लतों को निकालने के लिए, लत से इंसान को फ्री करने के लिए साइकेट्रिस्ट काम करते हैं। तो वो पेशेंट को क्यों आदत लगाएंगे, लत लगाएंगे? वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वो उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को नींद की गोलियां खाने का आदत हो जाता है। कभी किसी डॉक्टर ने किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नींद की गोली एक आधी लिखी होगी, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो
पन्ना अपने पास में रखते हैं और केमिस्ट के पास में जाके फिर से वही मेडिसिन लेके आते हैं और फिर वो खाने लगते हैं और फिर उनको उसकी आदत लग जाती है, जो कि यूजुअली साइकेट्रिस्ट ऐसे मेडिसिन लिखते ही नहीं है जिनकी सिर्फ आदत लगे। अभी ये जो आदत लगी है तो उसको भी छुड़ाने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट को मिलना पड़ेगा और वो आपको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो दवा दी जाएगी, जिससे जिस सिम्टम्स को, जिस तकलीफ़ को आप निकालने के लिए आप दवा ले रहे हो उस सिम्टम्स को रिकवर किया जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो हमको ऐसे नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है, जैसे अगर स्किज़ोफ्रेनिया है और जिसका रिलैप्सिंग नेचर है, बार बार हो रहा है 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म दवाई 5 साल 10 साल कितना भी साल दवा लग सकता है। तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि उस इंसान को उस दवाई की एडिक्शन हो गई है, लत लग गई है। हमको इस बात को एक माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि लत लगना, एडिक्शन होना, डिपेंडेंट होना, ये ट्रीटमेंट से टोटली डिफरेंट है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको इंसुलिन की एडिक्शन हो गई है, इंसुलिन की लत लग गई है। तो उसका वो ट्रीटमेंट है। अगर वो नहीं लेगा तो उसका ब्लड शुगर इम्बैलेंस में जाएगा। अगर किसी को थायराइड की डेफिशिएंसी है, थायराइड का हार्मोन ले रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको थायराइड हार्मोन खाने की आदत लग गई है, तो उसका ट्रीटमेंट है। सिमिलरली डिप्रेशन भी एक किस्म की बीमारी है, बाकी भी बीमारियां हैं जिसकी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट को हम आदत नहीं बोल सकते, और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट इट इज़ नॉट एडिक्टिव। तो हमको ये एडिक्शन नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रीटमेंट है। ओके। और इस वजह से हमको साइकेट्रिक मेडिसिन से लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है, ये विचार हमको बाजू में करना होगा। और जहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे हैं वहाँ पे हमको डॉक्टर को मिलके प्रॉपर राय लेके ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके थॉट्स, आपके डाउट्स इस बारे में क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो को देख के लोगों को काफ़ी सारा नया नॉलेज मिला है और जिसकी वजह से वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो इन वीडियोस के ऊपर सवाल भी आने लगे हैं, बीमारियों का ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ट्रीटमेंट क्या है, कैसे मिलेगा, ऐसे पूछते हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को जाके मिले, जो उनको इवेल्युएट करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सके। बाकी जो जनरल क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट्स में एक कमेंट आया है कि काफ़ी दिनों से, जैसे 2002 से वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनका दवा अभी भी चल रहा है। तो उसमें आगे कितना टाइम तक दवा चलेगा? दूसरा एक सवाल है, मेनिया में कितने दिनों तक दवा लेनी पड़ेगी? और तीसरा एक सवाल है कि दवाई महंगी होती है क्या? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन के थ्रू ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आंसर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्या? या मेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इनका ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्या? तो चल सकता है, पॉसिबल है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सिम्टम्स या बार बार रिलैप्स होने की टेंडेंसी डिफरेंट होने की वजह से डायरेक्टली हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये डिसऑर्डर
एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन तक चलेगा। कुछ लोगों में जेनेटिकली एक किस्म की टेंडेंसी होती है बार बार डिप्रेशन जाने की। तो बार बार डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी होने की वजह से उनको काफ़ी दिनों तक दवा लेना पड़ सकता है। यूजुअली साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि वो किडनी, लीवर इनको हार्म करने वाली नहीं होती है, और आपके साइकेट्रिस्ट आपको रेगुलरली इवेल्युएट भी करते रहते हैं ताकि अगर कुछ इश्यूज हो तो वो मेडिसिन चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। कुछ लोगों में ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम भी होता है। कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल मेडिसिन के साथ में काउंसलिंग दोनों इक्वली कारगर होती है। कुछ लोगों में जैसे कि स्ट्रेस है, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, इंटरव्यूज़ देने के लिए डर लग रहा है, ऐसे केसेस में जो इंटरनली रिपीटेटिवली बार बार इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा है तब वहाँ पे दवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर में कुछ निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स इस डिप्रेशन के स्टेट में बनते हैं, जिसकी वजह से इंसान को निगेटिव थॉट्स, उदासीनता ऐसे सिम्टम्स आते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में रिलैप्सिंग टेंडेंसी कॉमनली काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब एक बार मेनिया का या डिप्रेशन का एपिसोड आया, फिर बीच का टाइम अच्छे से जाएगा और फिर से डिप्रेशन या मेनिया होने की संभावना होती है। तो इसलिए बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन यूजुअली ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कम ड्यूरेशन भी होता है, जैसे मेनिया का एक सिंगल एपिसोड आया और फिर बाद में एपिसोड कोई आया ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों में होता है, लेकिन वो काफ़ी रेयर है। तो ये केस टू केस डिफ़र करता है कि कितना ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लगेगा। लेकिन मिनिमम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक तो दवाई का ट्रीटमेंट का कोर्स यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और जब पेशेंट ठीक होता है तो उसके बाद में भी दवाई कुछ अरसे तक, कुछ ड्यूरेशन तक चालू रखते हैं और फिर धीरे धीरे कम करके फिर वो बंद करने का कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ, मतलब इंसान के ब्रेन के अंदर में कैसा स्टेबिलिटी आया है, कैसा इम्प्रूवमेंट आया है, डिप्रेशन का टेंडेंसी कितना कम हुआ है, उस पर टोटली निर्भर करता है कि उसका ट्रीटमेंट बंद होगा कि नहीं बंद होगा। अगर ओवरऑल उस इंसान की स्ट्रेंथ या डिसऑर्डर या इंटरनल टेंडेंसी बार बार डिप्रेशन में जाने की अगर कम हो गई है, बंद हो गई है, तो दवा बंद होना भी पॉसिबल है। तो ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन के बारे में जो सवाल आया था उसका ये जवाब है। दूसरा सवाल था कि डिप्रेशन की दवाई महंगी होती है क्या? अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में वो महंगी है ऐसा सोच के हम उस ट्रीटमेंट को अवॉइड करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उस इंसान के अंदर बढ़ सकता है, उस इंसान की ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर वो डिप्रेशन की दवा महंगी है करके दवा नहीं लेगा और उसका जो डिप्रेशन चल रहा है वो बढ़ेगा, तो उसका काम करने के ऊपर परिणाम हो सकता है। वो काम करना कम कर सकता है, बंद कर सकता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ भी कम होते जाता है। तो इस वजह से हमको एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइकिल मतलब हमारा जो डिप्रेशन है या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका दवा लेते लेते हमको हेल्दी बनना है, अच्छा बनना है, और एट द सेम टाइम हमको हमारा काम, हमारा जो वर्क है, जॉब है, बिजनेस है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस करना चाहिए। हमारा ब्रेन स्टेबल होगा तो हम कंसिस्टेंटली फोकस करेंगे और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और जिसमें से हम हमारा मेडिसिन का खर्चा भी निकाल सकते हैं, अपना और अपने फैमिली का ख्याल भी रख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम हमारी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी होगा और हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली की भी जो केयर है प्रॉपरली हो सकेगी। तो आपको ये जो मेरे सजेशंस हैं वो कैसे लगे आप ज़रूर बताइए।
वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।